As a result of overlapping, there is a maximum electron cloud somewhere between the two overlapped orbital. हमारे पास जब हम बात करते हैं कि ओवरलैप हुए दो एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे का मर्ज हो गए, फ्यूज्ड हो गए। अब बात क्या हो रही है कि जैसे ही आपस में मर्ज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है, जैसे कि ये एक ऐसा ऑर्बिटल था, ये एक ऐसा ऑर्बिटल है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गए, मर्ज हो गए। जैसे ही दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज होंगे एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म हो जाएगा समवेयर बिटवीन द टू ओवरलैप्ड ऑर्बिटल। जहाँ जहाँ ऑर्बिटल्स क्या हुए, ओवरलैप्ड हुए, ये क्लाउड के फॉर्म आ जाएगा हमारे पास। यानी ये जो क्लाउड फॉर्मेशन है ये बुनियादी तौर पे कोवेलेंट बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या होगा मेरे बेटा, हमारे पास जो भी ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की अगर हम उसको आगे लेके बढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं दोनों ऑर्बिटल्स के अंदर, पहली तो बात उनकी अपोजिट स्पिन होनी चाहिए और स्ट्रेंथ जो है वो इस बात पर डिटरमिंड है, इस बात पर डिपेंडेंट है कि कितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, यानी कितने अच्छे तरीके से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ओवरलैप कर रहा है, कॉमन रीजन्स बना रहा है। ग्रेटर द ओवरलैप द स्ट्रॉन्गर इज़ द बॉन्ड। जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा उतनी स्ट्रॉन्ग हमारे पास बॉन्डिंग होगी। जैसे ये एक हाइड्रोजन एटम, ये एक हाइड्रोजन एटम, जब बॉन्ड बन गई, ओवरलैप रीजन आ गया, एक क्लॉकवाइज स्पिन आ गई, एक एंटी क्लॉकवाइज। ये पी ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये इसका वो एरिया आ गया जहाँ पे दोनों ने ओवरलैप किया है। सिमिलरली यहाँ पर भी वो एरिया आ गया जिस पे दोनों ने क्या कर लिया है, ओवरलैप कर लिया। तो ओवरलैपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी बुनियादी तौर पे कोवेलेंट कंपाउंड जो बन रहे हैं, एक एटम दूसरे एटम के साथ ओवरलैप कर रहा है, वो ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझा रही है बड़ी तफसील के साथ। आई कहता है कि ईच एटम इन्वॉल्व इन द ओवरलैपिंग कीप इट्स ओन एटॉमिक ऑर्बिटल बट इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बाय बोथ एटम विच टेक पार्ट इन द ओवरलैपिंग। कहता है कि जो एटम है वो इंडिविजुअल जो ओवरलैप हो रहा है उसका अपने एक इलेक्ट्रॉन एक एटॉमिक ऑर्बिटल में रहेगा। यानी मिसाल के तौर पे अगर ये हमारे पास S है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास रहेगा, दरमियान में न्यूक्लियस दोनों का जैसा है वैसे ही रहेगा। बट इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बाय बोथ एटम विच टेक पार्ट इन द ओवरलैप। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जहाँ जहाँ पे ओवरलैप रीजन्स हैं वहाँ पर एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे। तो शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएंगे, लेकिन जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं यानी जो भी ओवरलैपिंग है वो अपने ही एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर रहेगी, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड हो जाएंगे उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। हम आगे बढ़ते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दो तरह की ओवरलैपिंग समझाती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं तो दो तरह की ओवरलैपिंग होती है जो हमारे पास दो तरह की बॉन्डिंग्स की फॉर्मेशन करती है। एक हमारे पास होती है सिग्मा बॉन्ड, दूसरी हमारे पास होती है पाई बॉन्ड। अब ये सिग्मा और पाई बॉन्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड में बुनियादी तौर पे हमारे पास इस तरह की हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। तो जैसे ही हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग जो है वो सिग्मा बॉन्डिंग में होती है, यानी एक ऑर्बिटल आया है दूसरे के साथ हेड टू हेड जुड़ गया। सिमिलरली अगर ये एस है ये पी है तो ये भी एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे, ये भी हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहलाएगी। ये पी ऑर्बिटल है, ये पी दोनों पी आपस में जुड़ गए तो ये भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहलाएगा। दूसरी तरह की जो बॉन्डिंग होती है वो हमारे पास कहलाती है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हमारे पास साइड वेज या लेटरल ओवरलैपिंग कहलाती है, यानी एक ऑर्बिटल यहाँ मर्ज हो गया, एक ऑर्बिटल हमारे पास यहाँ मर्ज हो गया। अब दो तरह के ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए और साइड वेज मर्जिंग हुई है। आप देख सकते हैं ये साइड वेज से जब मर्ज होता है तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, पाई बॉन्ड्स कहलाते हैं। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है खुद ये भी बड़े तफसीली टॉपिक्स हैं जो कि हम आपको आगे लेक्चर में बताएंगे कि कैसे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, मतलब एक तरीक़ेकार है ज़ाहिर बॉन्डिंग को बनाने का, तो इसके बड़े डिटेल कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन वीबीटी के जो बेसिक पॉस्टुलेट्स हैं वो बस यही है कि ऑर्बिटल्स को ओवरलैप किया जा रहा है और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे किया जा रहा है। अगर हम इसका एक छोटा सा रिव्यू लें तो हमें कुछ बातें पता चल जाएंगी कि सबसे पहली बात क्या पता लग जाएगी कि जब बॉन्ड बनती है तो वो कैसे बनती है, ऑर्बिटल्स के हाफ फील्ड ओवरलैप से बनती है जैसे यहाँ पे बना। फिर अगली बात क्या पता चली हमें कि ये जो ओवरलैपिंग है जो एक्चुअल में सेम रीजन है। फिर ये पता चला कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाता है जहाँ पे ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, जैसे यहाँ पर आया हुआ है मैक्सिमम क्लाउड। फिर ये पता चला कि जब ऑर्बिटल जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद जितना अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतनी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगी और दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी स्पिन्स कैसी होती हैं, अपोजिट्स होती हैं।
फिर क्या बताया कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं लेकिन जो शेयर्ड रीजन है वहाँ पे कॉमन आ जाते हैं, वो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बुनियादी तौर पे। दो तरह की बॉन्ड की फॉर्मेशन, एक सिग्मा की और एक पाई की। सिग्मा में हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, और जब हम लोग पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो इधर लिख भी देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड में कैसी ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड में हमारे पास साइड वेज ओवरलैपिंग होती है। तो ये हमारे पास बुनियादी पॉस्टुलेट्स हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्लियर हो गई। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे, अपने टॉपिक को आगे लेके बढ़ते हैं। हमने ये बता दिया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो पॉस्टुलेट्स हैं, अगर हम उन पॉस्टुलेट्स की बात करें तो एंड हो रहा है सिग्मा और पाई बॉन्ड के ऊपर। अब ये जो सिग्मा और पाई बॉन्ड के ऊपर एंड हुआ है, अब इसको हम कैसे डील करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड को, तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि सिग्मा बॉन्ड क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट सिग्मा बॉन्ड हमारे पास तब इस्टेब्लिश होता है जब हमारे पास कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली ओवरलैप कर जाते हैं, और ऐसे करते हैं कि दोनों के जो न्यूक्लियाई हैं वो एक लाइन में लाए कर जाते हैं। यानी अगर बाय डेफिनेशन हम इसको डिफाइन करें तो हम क्या कहते हैं, द बॉन्ड फॉर्म बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी जब हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, तो जैसे ही हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो हमारे पास ये जो बनने वाली चीज़ है या जो भी बॉन्डिंग्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सिग्मा बॉन्ड एटम फाउंड हाईएस्ट बिटवीन द टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई। और जो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर्म होती है दो सिग्मा बॉन्ड एटम के दरमियान, वो हमारे पास बहुत हाईएस्ट होती है। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो इसका भी कुछ हमारे पास तरीक़ेकार है। पहले हम आपको ये बताते हैं कि जब ओवरलैपिंग हो रही है ना, वो हेड टू हेड है। हेड टू हेड का मतलब ये है कि हमारे पास या तो एस ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे हैं, या तो हमारे पास sp ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे हैं, या हमारे पास pp ओवरलैपिंग हो रही है। अब ये तीनों तरह की ओवरलैपिंग होती कैसी है, दिखती कैसी है, तो हमने इसको वन बाय वन जो है वो अंडरस्टैंड करना होगा। होता कुछ भी नहीं है, होता हमारे पास इन तीनों ओवरलैपिंग में बस मिक्सचर है एटॉमिक क्लाउड्स, एक या आप ये समझ लें दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से मर्ज हो जाते हैं। अब ये मर्जिंग का कुछ क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें तो एक एस ऑर्बिटल हमारे पास ये रहा, दूसरा ये रहा, दो एस ऑर्बिटल है हमारे पास, दिस वन एंड दिस वन। अब होता क्या है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे तरीके से मर्ज हो जाते हैं। ये जो दरमियान वाला रीजन आपके सामने जनरेट हुआ है, दिस बॉडी, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन क्रिएट हो गया। यानी जब हमारे पास एस ओवरलैपिंग की हम बात करते हैं तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन जो है वो दरमियान में क्रिएट हो जाता है। ओवरऑल जब भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनती है तो होता यही कुछ है, हमारे पास एस ओवरलैपिंग या sp या pp, तो एक हमारे पास रीजन क्रिएट हो जाता है दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं sp ओवरलैपिंग की, तो sp ओवरलैपिंग में हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास एक s ऑर्बिटल है और दूसरा जो है वो हमारे पास एक p और एक s, दोनों आपस में जो है मर्ज हो जाते हैं। ये जैसे मर्ज होंगे दरमियान वाला जो रीजन आ जाएगा, ये हमारे पास इनका एक प्रॉपर क्लाउड रीजन आ जाएगा, ये जिसको आपके लिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारे पास आके जनरेट हो जाता है। इसके फ़ौरन बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास कहलाता है pp ओवरलैपिंग। अच्छा, pp ओवरलैपिंग में क्या होगा, एक p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल के साथ जाके क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तो जहाँ पर ये दोनों दूसरे लाई करेंगे वहाँ जो बनने वाली बॉन्डिंग होगी वो कौन सी बॉन्डिंग कहलाएगी, सिग्मा बॉन्डिंग। तो सिग्मा बॉन्ड बुनियादी तौर पे क्या है, ओवरलैपिंग है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एक दूसरे के साथ, और जब ओवरलैप होता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म हो जाता है। अच्छा, अब ये जो ओवरलैपिंग है इसको आप सिंगल बॉन्ड से भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारे पास सिंगल बॉन्ड जैसे जुड़ जाते हैं, हम उसको इस सेंस में भी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एस ओवरलैपिंग है तो हम ये कहते हैं कि एस ओवरलैपिंग की मिसाल ऐसे जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में सिंगल एटम होता है, तो एक हाइड्रोजन है दूसरा एस, दोनों आपस में ओवरलैप कर गए, एस ओवरलैपिंग आ जाएगी। सिमिलरली जैसे ये हमने p ऑर्बिटल जोड़ा तो हम ये कहते हैं ये फ्लोरीन ओवरलैपिंग भी आप समझ लें इसको। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं बस आपको कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे फ्लोरीन का एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए, ये जो बनने वाली बॉन्डिंग है ये कौन सी बॉन्डिंग है, सिग्मा बॉन्ड है। अच्छा, अब ये जो तीनों बॉन्डिंग्स हैं ये आगे चल के मेरे बड़े काम आएंगी जब हम हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक की तरफ जाएंगे। फिलहाल वीबीटी के एतबार से तो बस यही समझ लें कि एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं और इन्हीं ओवरलैपिंग को हम लोग सिग्मा बॉन्ड्स कहते हैं।
एक और बॉन्ड है जिसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड, जिसको हम साइड वेज ओवरलैपिंग भी कहते हैं। इसको हम लोग लेटरल भी पढ़ते हैं, कभी कभार किसी जगह पे वर्ड होता है लेटरल और साइड वे ओवरलैप ऑफ द पी ऑर्बिटल। अच्छा, ये जो पी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, इनके लिए शर्त ये है कि पहले सिग्मा बॉन्ड होना ज़रूरी है, यानी पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद जो है ना आपके पास पाई बॉन्ड बन सकता है। बिल्कुल वैसे जैसे पहले प्राइमरी क्लासेस पढ़ेंगे, बाद में सेकेंडरी क्लासेस, तो बिल्कुल उसी सेम फिलॉसफी है, या उससे आप याद रख लें कि हमारे पास जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं दो एटम्स के दरमियान, वो या कोई भी ऑर्बिटल कह लें आप, जब वो एक दूसरे के साथ पाई बॉन्ड के कैटेगरी में जाता है, जब वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन पे जाता है, तो उससे पहले ही ऑलरेडी उसके अंदर क्या होना चाहिए, ऑलरेडी उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज डैट द टू पी ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। एक शर्त ये है कि दोनों जो पी ऑर्बिटल होने चाहिए वो एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, यानी इस तरह से पैरेलल होंगे तभी वो ओवरलैपिंग कर सकेंगे। इसको थोड़ा सा और हम समझा देते हैं थोड़ा तफसील से, ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। हम क्या कहते हैं इसके बारे में, हम ये कहते हैं कि द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ पाई बॉन्ड इज़ अनसिमेट्रिकल एंड इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, ये क्या बातें, थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें। पहली तो बात इसने बड़ी सिंपल समझाई कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। चलें, अगर ये पैरेलल हैं और पैरेलल ऐसे करके दूसरे मर्ज होते हैं, तो जैसे ये पैरेलल एक दूसरे मर्ज होते हैं तो इनके अंदर पाई क्लाउड फॉर्म होता है। ये जो पाई क्लाउड फॉर्म होता है ये हमारे पास कहता है कि अनसिमेट्रिकल है, और जो सिग्मा बॉन्ड पहले से बना हुआ है उसके ऊपर और नीचे एक क्लाउड फॉर्म हो जाता है। इसको डायग्रामेटिकली भी दिखाते हैं थोड़ी देर में आगे कहते हैं इन दिस सिचुएशन द रोटेशन ऑफ पी ऑर्बिटल बिकम रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन द टू एटम्स। और पी ऑर्बिटल जो रोटेट कर सकता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। बिल्कुल वैसा है जैसे आपके पास कार का स्टीयरिंग फिक्स हो जाए किसी वजह से, तो बिल्कुल इसी तरह पी ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे के साथ आमने सामने होते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनते हैं तो अनसिमेट्रिकल कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है अबव एंड बिलो द सिग्मा बॉन्ड, और उसके बाद रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, एटम्स एक दूसरे के साथ उस तरह से मूव नहीं कर सकते। जैसे अगर ये दोनों आपस में सिग्मा बॉन्ड बन गए तो यहाँ इस तरह से रिस्ट्रिक्शन क्रिएट हो गई है, अब ये घूम नहीं सकते इंडिविजुअली। सिंस द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज स्मॉल। और पी ऑर्बिटल जब जुड़ता है मिनिमाइज जब होता है, यानी कि आप इसको इस तरह समझ लें, जब ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की तो जो ओवरऑल रीजन बनता है वो हमारे पास थोड़ा कम होता है, इसीलिए इट इज़ रिलेटिवली वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड, इसीलिए ये सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में थोड़ा सा वीक होता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है O2N2। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो जहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रही होती है वहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड मौजूद होती है। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और आपको समझा देते हैं क्लैरिटी के साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए। तीन बातें जिसने बताई हैं, वो तीन बातें कौन कौन से बताई हैं कि हमारे पास पहले तो साइड वेज होंगे, साइड से आके जुड़ेंगे, रीजन्स तैयार हो जाएंगे, वो जो रीजन्स होंगे वो कॉन्सेंट्रेटेड होंगे अबव और बिलो सिग्मा बॉन्ड, और इसके अलावा रोटेशन नहीं हो पाएगी। तो एक एग्जाम्पल है, उससे हम ज़रा इसको समझ लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है ऑक्सीजन की। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें स्टूडेंट, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 और 2pz1। कहते हैं सिंस देयर आर 2 हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑन ईच ऑक्सीजन एटम, दोनों ऑक्सीजन एटम पे हमारे पास क्या मौजूद है, 2 हाफ फिल्ड है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ हाफ फिल्ड। हम इसको थोड़ी देर में रिमूव भी कर देंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। एक हाफ फील्ड ये रहा, दूसरा हाफ फील्ड ये रहा। वन ऑफ देम अंडर गो टू द हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एक जो है उसने हेड टू हेड ओवरलैपिंग फॉर्म करनी है टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और जो दूसरा है वो पी ऑर्बिटल है जो लेटरल ओवरलैपिंग करेगा, जो पाई बॉन्ड बनाएगा। अब ये बनाते कैसे हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड, ये अब हम आपको दिखा देते हैं एक आसान तरीके से। सबसे पहला तो काम हमने क्या किया, ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन के वैलेंस में हमारे पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे ऑक्सीजन के वैलेंस में भी हमारे पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। इन्होंने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया हमारे पास। अब क्या होगा, अब होगा ये कि हमारे पास ये साइड वेज एक दूसरे के साथ ओवरलैप करना स्टार्ट करेंगे। अब ये साइड वेज ओवरलैपिंग कैसे स्टार्ट होगी, यानी होगा ये कि हमारे पास ये ऑक्सीजन है, इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो है पी, वो दूसरे पी के साथ जुड़ जाएगा और हेड टू हेड ओवरलैप करेगा। ये सिंगल बॉन्ड है। लेकिन डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, एक ऐसा ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। अभी इसको छोड़ दें, अनहाइब्रिडाइज्ड क्या होता है वो हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक में आप समझेंगे जाके। बस आप इसको इतना समझ लें कि एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसका
एक जैसे PX तो कंप्लीट फिल है ना, तो ये तो नहीं बना सकता फर्दर बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग ही बन रही होती है बुनियादी तौर पे। तो होता क्या है, ये जो हमारे पास 2py है ये आपस में जुड़ेगा, ये तो बनाएगा सिग्मा, उसके बाद बनेगा पाई बॉन्ड जो कि ये 2pz जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो दूसरे के साथ मर्ज होगा। जैसे ही वो मर्ज होगा हमारे पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनता है, अगर हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करें तो इसकी स्ट्रेंथ में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ वो चीज़ है जिसमें जाके ये चीज़ और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो सकती है। देखिए एक बात याद रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट फीचर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये है कि जो स्ट्रेंथ है कोवेलेंट बॉन्ड की वो प्रोपोर्शनल है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के, यानी कि कोवेलेंट बॉन्डिंग जो फॉर्म हो रही है जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल की उतनी अच्छी कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगी। द ग्रेटर द ओवरलैपिंग द स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स, जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग एटम एक दूसरे के दरमियान में बॉन्डिंग बनाएगा। एंड द हायर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, और उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल जब SS ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बन रही है, ये मैं बता चुका हूँ। SP ओवरलैपिंग है तो भी सिग्मा है, और PP ओवरलैपिंग भी सिग्मा है। तो 3 तरह के सिग्मा हमारे पास क्या हो गए, क्रिएट हो गए। ड्यू टू द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन S ऑर्बिटल, कहता है S ऑर्बिटल के अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास स्फेरिकल है। जनरली SS ओवरलैप इज़ नॉट सो इफेक्टिव, और कह रहा है SS ओवरलैप इतना इफेक्टिव नहीं है एज SP एंड PP। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो ओवरलैपिंग हो रही है वो हमारे पास किस में हो रही है, PP में हो रही है। ये SP में हो रही है और ये SS में ओवरलैपिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि P ऑर्बिटल के अंदर डायरेक्शनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लॉन्गर लूप्स होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से दूसरे के साथ मर्ज होते हैं। यही वजह है कि SS सिग्मा बॉन्ड कमज़ोर है एज़ कंपैरिजन टू SP एंड PP सिग्मा बॉन्डिंग। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप समझ लें, जब आप नॉर्मल सिंगल बॉन्ड पढ़ते हैं जैसे ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और फ्लोराइड और F और F, तो जब नॉर्मल आप पढ़ते हैं कोई सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग तो आप इनमें कोई फ़र्क बयान नहीं कर सकते। आप नहीं बता सकते कि इसमें कौन से कमज़ोर है डायरेक्ट देख के, लेकिन ये जो हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड है ये अपनी ओवरलैपिंग से बताते हैं कि भाई ये हाइड्रोजन वाला SS ओवरलैप है, ये SP ओवरलैप है और ये PP ओवरलैपिंग है। तो जब इसके अंदर PP ओवरलैपिंग होगी वो तो स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग है, तो उसकी जो बॉन्ड है वो क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ VBTs को पढ़ते हैं और हम बता देते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ के कि कौन सी बॉन्डिंग हमारे पास कमज़ोर है और कौन सी बॉन्डिंग जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। अब क्या होता है, पाई बॉन्ड में जब एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो अबव और बिलो चली जाती है न्यूक्लियर एक्सिस के, और वो फिर इतनी अच्छी ओवरलैपिंग शो नहीं करते। यही वजह है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड वाले हैं वो कमज़ोर होते हैं एज़ कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड। अब क्या होता है, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास कुछ बड़े बुनियादी फ़र्क भी हैं। अब स्टूडेंट अगर हम मूव करें इसकी एग्जाम्पल की तरफ तो हमारे पास जो इसकी एग्जाम्पल है वो ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। इसके अंदर हमारे पास 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि एक py1 में एक इलेक्ट्रॉन की जगह है, एक 2pz में जगह है। तो अब क्या होता है, दोनों एक दूसरे के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं। जो पी वाई वाले यानी वाई वाले हेड टू हेड ओवरलैपिंग पे चले जाएंगे, हेड टू हेड, और 2pz जो है वो हमारे पास हेड टू हेड नहीं, ये हमारे पास जो है PP ओवरलैपिंग की तरफ चले जाएंगे, यानी सिग्मा बॉन्डिंग की तरफ जाएंगे। हैं दोनों PP लेकिन फ़र्क है। अच्छा, इस फ़र्क को हम कैसे देख कह सकते हैं, बहुत आसान है। लेट सपोज़ ये हमारे पास है, इसमें हो ये रहा है कि ये जो PY वाले हैं PY ये तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं, जबकि PZ जो है वो साइड वेज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, और हमारे पास लेटरल ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड की क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। अच्छा, जब ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है तो इसकी वजह से क्लाउड क्रिएट हो जाता है अबव और बिलो, यानी जब भी हमारे पास इस तरह की कोई ओवरलैपिंग होती है तो हमेशा 2 एक्सिस पे क्रिएट हो जाता है, अबव और बिलो द प्लेन हमारे पास पाई बॉन्ड क्या हो जाते हैं, क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी एक ये P और एक ये हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, दूसरा एटम एक दूसरा ऑक्सीजन एटम है, दोनों आपस में जुड़ गए, O2 मॉलिक्यूल बन गए, और ऊपर और नीचे हमारे पास क्लाउड तैयार होंगे जिसको हम लोग पाई बॉन्ड कह रहे हैं, पाई क्लाउड कह रहे हैं। ये बात देखने वाली है कि सिग्मा के ऊपर और नीचे बनता है, तो इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड का होना बड़ा ज़रूरी है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर बात यह है, जब भी हम लोग बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के फीचर्स की, तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्ट्रेंथ होती है कोवेलेंट कंपाउंड की वो हमारे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के।
तो जितना ज़्यादा जैसे जैसे हमारे पास एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है, यानी जितने ज़्यादा एक दूसरे के साथ ऑर्बिटल मर्ज होते हैं, जितना ज़्यादा क्लाउड बनता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। फॉर एग्जांपल एस ओवरलैपिंग ये भी सिग्मा है, एस ओवरलैपिंग ये भी सिग्मा है और पी ओवरलैपिंग ये भी सिग्मा है। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि एस में क्लाउड कैसे ओवरलैप हो रहा है, एस में या पी में एस में कैसे ओवरलैप हो रहा है और पी में कैसे ओवरलैपिंग हो रही है। तो जितनी ज़्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग आपके पास बॉन्ड तैयार हो जाएगा। जब इस बात को देखा गया तो पता चला स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एस ओवरलैपिंग इतनी इफेक्टिव नहीं है एज़ कंपैरिजन टू एस एंड पी। इसकी क्या वजूहत है? बहुत आसान इसकी वजह है। वो वजह ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट पी ओवरलैपिंग तो हमारे पास ज़्यादा लूप्स हैं, पी के लार्जर लूप्स हैं, वो अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। यही वजह है कि हमारे पास जो एस सिग्मा बॉन्ड है वो रिलेटिवली वीक होती है एस पी और पी सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में। एक बात और समझ लें, अगर हम लोग एस सिग्मा बॉन्डिंग की बात करें तो ये हमारे पास H2 इसकी एग्जाम्पल है। एस पी की बात करें तो F2 है, सॉरी इसमें हमारे पास आ जाएगा HF। और अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास पी ओवरलैपिंग है तो पी ओवरलैपिंग में हमारे पास F2 एग्जाम्पल है। तो यानी ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पास एक्चुअल प्रैक्टिस में ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट्स ही हैं। अब ये जो हमारे पास ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट हैं एस पी, ये तमाम चीज़ें बड़ी आसानी से हमारे पास एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाती हैं। लेकिन जो ओवरलैपिंग हमारे पास पी के अंदर है वैसी ओवरलैपिंग एसपी में और एसएस में मौजूद नहीं होती, यानी कि पीपी बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे पास इन सब सिग्मा बॉन्ड में। यही तो वो मसला है सिंगल बॉन्ड का कि देख के नहीं पता लगता है सारे सिंगल बॉन्ड ने सब एक जैसे हैं, जबकि हकीकत में फ़र्क है। इसी फ़र्क को तो सिग्मा बॉन्ड ने सबसे पहले आके एक्सप्लेन किया। बट व्हेन वी टॉक अबाउट पाई बॉन्ड तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं दोनों रीजन की, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है और अबव और बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस ये जुड़ते हैं। यानी जब भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनती है तो वो तो हेड टू हेड होती है। पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग होती है, साइड से ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं। जैसे ही मर्ज होते हैं हमारे पास एक पूरा क्लाउड रीजन क्रिएट हो जाता है। और मसला ये है कि इसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, साइडवेज ओवरलैपिंग उस तरह नहीं है जैसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। यही वजह है कि पाई बॉन्ड जो है वो कमज़ोर होती है एज़ कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमारे पास स्ट्रॉन्ग होती है, उसमें भी पी सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है। कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं, आप इसको डिफरेंस कह लें सिग्मा और पाई बॉन्ड के। सिग्मा बॉन्ड कब बनती है? जब हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है। पाई बॉन्ड तब बनती है जब हमारे पास लेटरल या पैरेलल ओवरलैपिंग होती है। जब हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की बात है तो वो वन सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट करती है, दो एटम्स के दरमियान, दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान मैक्सिमम एक सिग्मा बॉन्ड बनती है। पाई बॉन्ड्स में जो है वो हमारे पास मैक्सिमम 2 पाई बॉन्ड्स फॉर्म हो सकते हैं। सिग्मा में ऑर्बिटल रोटेट कर सकता है फ्रीली जैसा उसका दिल करता है, जितना भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन पाई बॉन्ड जब बन गई तो ऑर्बिटल की रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो गई, अब नहीं वो घूम सकता। ठीक है, अगर पाई बॉन्ड उसके अंदर मौजूद है तो ऑर्बिटल की फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसर प्लेनर जो है वो बॉन्ड एक्सिस पे आता है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसर जो है वो अबव और बिलो द प्लेन ऑफ बॉन्ड एक्सिस में आ जाता है, यानी उसमें वो एक लाइन में आता है, सारा रीजन एक जगह पे आता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अबव और बिलो द प्लेन में। कुछ लिमिटेशंस हैं वीबीटी की, बड़ी अच्छी पिक्चर इसने हमारे सामने पेश करी है बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स की। इसके कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट लिमिटेशन तो ये है कि ये कार्बन, बोरॉन और बेरिलियम की वैलेंसीज़ को सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ख़ासतौर पर जब हम बेरिलियम की बात कर रहे हैं, बोरॉन की बात कर रहे हैं, तो बेरिलियम में अगर आप देखें तो ये सिंपल एक्सप्लेन कर रहा है 1s2 2s2। उसके बाद आगे ये पी ऑर्बिटल्स को ना तो डिस्कस कर रहा है ना तो उसकी कोई बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर सकता है। इसके अलावा ये हमें ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि एक्सटर्नल फील्ड में ऑक्सीजन की जो डिफ्लेक्शन है मैग्नेट की तरफ, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। असल में ये अच्छे मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर सकती ये पर्टिकुलर थ्योरी। एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर विद इन द मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं, मतलब एक जगह दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। जैसे अगर ये बेंजीन की रिंग है, इसमें ये डबल बॉन्ड है तो ये रोटेशनल है, यानी एक डबल बॉन्ड इधर से इधर मूव करेगी, फिर इधर से उधर, और ये आपके पास जो मूवमेंट है ये बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास चलती रहेगी। ओवरऑल जो मूवमेंट है वो हमारे पास जो है हर वक्त क्या होगी, कंटिन्यूटी में रहेगी, चल सकती है, घूम सकती है।
ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे पास जो वीबीटी में हमारे पास काम आता है। अब स्टूडेंट हम मूव करते हैं लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या क्या लिमिटेशन होती हैं? ऑल्दो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक बहुत अच्छी गुड पिक्चर दी हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स की, लेकिन इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे बुनियादी बात, इट फेल टू डिस्क्राइब द वैलेंसीज इन कार्बन, बोरॉन एंड बेरिलियम। ये कार्बन, बोरॉन और बेरिलियम के अंदर जो वैलेंसीज उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर आप बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास है 4, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है, तो इसके हिसाब से तो कोई ऑर्बिटल ही फ्री नहीं है, तो ना बॉन्डिंग होगी। सेम इश्यूज़ कार्बन बोरॉन के साथ भी आते हैं। इसका मतलब ये इतना अच्छी पिक्चर नहीं बता सकता वैलेंसीज के एतबार से। दूसरा बड़ा मसला इसका ये है कि कोई चीज़ मैग्नेटिक फील्ड में कैसा बिहेव करेगी ये भी नहीं एक्सप्लेन हो सकता। ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इवन ये कोई मैग्नेटिक बिहेवियर सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकती थ्योरी, तो इस एतबार से ये इतनी अच्छी नहीं है। एक और बड़ा मसला ये है इस थ्योरी का कि ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं एक्सप्लेन कर सकती। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे ये हमारे पास एक बेंजीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक जगह दूसरी जगह हमारे पास मूव हो रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है ये उनको उतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकती वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इस एतबार से भी ये एक बड़ा लिमिटेड हो जाता है। जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ते हैं तो ये तीनों चीज़ें हमारे लिए, एक तो कुछ एलिमेंट्स में वैलेंसीज की प्रॉब्लम है, मैग्नेटिक बिहेवियर का मसला है, और डीलोकलाइजेशन की जो बात है उसको भी ये इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसी वजह से हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड हुई जिसको हम लोग क्या कहते हैं, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के MCQs के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।